नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो उसके जो सेफगार्ड्स इस चीज़ से रिलेटेड हैं। देन ट्रिम्स एग्रीमेंट क्या है, RBI की जो एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी है उसके अंडर में कौन कौन से प्रोविजंस हैं, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो 1991 में हुआ उसके क्या इम्पैक्ट रहे इंडियन इकोनॉमी पे, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स क्या हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, साइबर इंश्योरेंस के क्या क्या बेनिफिट हैं, और जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है इंडियन एग्रीकल्चर में वो क्या है, किस चीज़ को पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोलते है, उसका प्राइसेस किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम किस बारे में है। अगर आप ये सब जानते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप नहीं जानते, सीखना चाहते हैं, ये वीडियो आपकी मदद करेगी इन सभी कंसेप्ट्स को, क्वेश्चंस को अच्छे से सीखने समझने में। इस वीडियो को कवर करते हुए आप अपना MCQ सॉल्विंग एप्टीट्यूड भी डेवलप कर पाएंगे जो आपको मदद करेगा रियल एग्ज़ाम में। क्वेश्चंस कुछ जो ऐसे आते हैं अनएक्सपेक्टेड होते हैं उनको टैकल करने के लिए। देन आप अपनी रिवर्स इंजीनियरिंग की स्किल्स भी डेवलप कर पाएंगे जो आपको मदद करेगी किसी क्वेश्चन के थ्रू ये जानने में कि भाई ये किस टॉपिक से फ्रेम हुआ है और उस टॉपिक को कितनी डेप्थ में आपको पढ़ना है जिससे आप उस टॉपिक से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को टैकल कर पाएँ। देन हर कीवर्ड पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो जैसे कि कई ऑप्शंस होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है उसका एक ही ऑप्शन ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन है जो वो ठीक नहीं है, गलत है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है उनसे क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है नेक्स्ट ईयर या कुछ साल बाद। तो हर कीवर्ड के बारे में आपको जानना ज़रूरी है, एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जिससे अगर इनडायरेक्टली कोई क्वेश्चन फ्रेम हो या कोई स्टेटमेंट आए जिसको आप एलिमिनेट या करेक्ट कर पाएँ, दैट विल हेल्प यू इन मार्किंग करेक्ट आंसर। देन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर पाएंगे, और अगर ऑलरेडी आपने चीज़ें समझ रखी हैं तो आप उनको रिवाइज कर पाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। नंबर 1, इन इंडिया why are some nuclear reactors kept under IE IAEA safeguards while others are not? Some use uranium and others use thorium. Some use imported uranium and others use domestic supplies. Some are operated by foreign enterprises and others are operated by domestic enterprises. Some are state owned and others are privately owned. इस पॉइंट पे आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को फिर से पढ़ के खुद सोल्व करने की ट्राई करें। अगर आपके पास इतना नॉलेज बेस नहीं है फिर भी आप अटैम्प्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि भाई आप एग्ज़ाम में आपको हर क्वेश्चन आता होगा, और कुछ क्वेश्चंस आपको एक गैस के बेसिस पे अटैम्प्ट करने पड़ेंगे अगर आपको कट ऑफ पार करनी है तो। इस केस में करेक्ट आंसर इज बी, यानी इंडिया में कुछ सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर कैप्ट अंडर IAEA सेफगार्ड्स, क्योंकि उनमें से कुछ जो है इंपोर्टेड यूरेनियम को यूज़ करते हैं और बाकी के जो हैं डोमेस्टिक सप्लाई को यूज़ करते हैं। डिटेल से देखते हैं IAEA सेफगार्ड्स क्या हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन से रिलेटेड जो सेफगार्ड्स हैं, these are a set of technical safeguards that allow IAEA to independently verify, क्या ये वेरीफाई करने के लिए कि कोई भी स्टेट जो है वो न्यूक्लियर मटेरियल का यूज़ सिर्फ और सिर्फ पीसफुल पर्पज़ के लिए कर रही है या नहीं। यानी जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन है उसने सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी का जो यूज़ है वो पीसफुल पर्पज़ के लिए प्रमोट करना है, उसी के लिए अलाउ करना है। देन सेकंड जो एम इसका है न्यूक्लियर वेपन्स के अलाव को रोकना, और ये सभी जो सेफगार्ड्स हैं ये अलग अलग ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स के अंडर मेंशन्ड हैं, जैसे कंप्रिहेंसिव सेफगार्ड्स एग्रीमेंट, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1970। देन ओनली फिसाइल मटेरियल फ्रॉम विच न्यूक्लियर वेपन्स कैन बी मेड आर सब्जेक्ट टू IAEA सेफगार्ड्स, यानी कुछ मटेरियल जो फिसाइल मटेरियल हैं जिनसे न्यूक्लियर वेपन बनाए जा सकते हैं, जैसे प्लूटोनियम 239 है, यूरेनियम 233 है। देन इसके आइसोटोप हैं
Then there are some source material like natural uranium, depleted uranium और थोरियम। इन सभी को आप मतलब IAEA के सेफगार्ड में रखा गया है। Then radioactive sources that do not contain uranium, plutonium or thorium are not included under safeguards and need not to be reported to IAEA। अब बात करते हैं IAEA है क्या। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कब सेटअप किया गया है 1957 में। कहाँ पे? अंडर द UN सिस्टम। क्यों? ताकि जो भी न्यूक्लियर एनर्जी है उसका पीसफुल यूज़ प्रमोट किया जा सके, उससे रिलेटेड जो भी साइंटिफिक और टेक्निकल कोऑपरेशन है उसको इंश्योर किया जा सके। इसका हेडक्वार्टर वियना में है जो कि ऑस्ट्रिया में है, वहाँ पे UN का ऑफिस भी है। Then it reports to both United Nations General Assembly and United Nations Security Council। इसका जो मिशन है वो ये इंश्योर करना है कि न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ सिर्फ पीसफुल पर्पज़ के लिए किया जाए और जो भी उससे रिलेटेड सेफगार्ड्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, और जो न्यूक्लियर सेफ्टी है यानी जहाँ भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एस्टेब्लिश कर रखे हैं वहाँ पे एक सेफ्टी पैरामीटर इंश्योर करना रहता है, उस चीज़ को इंश्योर किया जाए, प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स दैट इज ट्रिम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। नंबर 1, quantitative restrictions on imports by foreign investors are prohibited. Number 2, they apply to investment measures related to trade in both goods and services. Number 3, they are not concerned with the regulation of foreign investment. Select the correct answer using the code given below. 1 and 2 only, 2 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. In this case, correct answer is C. यानी 1 and 3 are the correct option. Quantitative restrictions on imports by foreign investors are prohibited। यानी जो ट्रिम्स एग्रीमेंट है उसके अंडर में जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके इंपोर्ट पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लग सकते। देन ये जो एग्रीमेंट है ये कंसर्न नहीं है किस चीज़ से, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको रेगुलेट करने से। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज the investment measures are related to trades in goods only, not in services। डिटेल से देखते हैं ये एग्रीमेंट किस बारे में है। दिस एग्रीमेंट इज ए सेट ऑफ रूल्स, कुछ रूल्स जो अप्लाई होते हैं किस चीज़ पे? फॉरेन इन्वेस्टर्स पे। और जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी है यानी जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनसे रिलेटेड जो पॉलिसी हैं उस चीज़ के रिगार्डिंग ये रूल्स हैं। ये क्या बोलते हैं कि भाई जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको इक्वल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाए जहाँ भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस कंट्री में। ये उरुग्वाई राउंड ऑफ नेगोशिएशंस जो WTO मेंबर्स के बीच में हुई थी उसका आउटकम है। इनको 1994 में साइन किया गया था लेकिन ये फोर्स में आए थे 1995 में। इस बारे में है ये बैन करते हैं प्रैक्टिसेस को। कौन सी प्रैक्टिसेस? जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देती हैं इसको डोमेस्टिक फिल्म को, यानी इंडिया है, अगर इंडिया के केस में कोई ऐसी पॉलिसी हो कि भाई वो सिर्फ जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है, जो लोकल कंपनियां हैं, इंडिया की कंपनियां हैं, उनको मतलब फेवर करें। जैसे भाई जो बाहर का इन्वेस्टर है उसको ये बोल दिया जाए कि भाई आपको डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रेड बैलेंसिंग रूल्स लगा दिए जाएँ। तो ये सभी सिचुएशंस में जो भी प्रैक्टिसेस हैं उनको बैन करती हैं ट्रिम जो एग्रीमेंट है। Then it enables international firms to operate more easily in foreign markets, ताकि जो भी अंतर्राष्ट्रीय फिर्म्स हैं, कंपनियां हैं, वो आराम से दूसरी मार्केट्स में ऑपरेट कर पाएँ, अपना बिजनेस कर पाएँ। उसके रिगार्डिंग देयर इज़ नो रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, देयर इज़ प्रोहिबिशन ऑफ क्वांटिटेटिव restriction on imports by foreign investors, and it also prohibits national treatment। Then this agreement is limited to trade in goods only। ये चीज़ आर्टिकल 1 जो है इस एग्रीमेंट का उसमें मैंशनड है। देन WTO क्या है जिसका ये एग्रीमेंट है? WTO के बारे में ऑलरेडी लेक्चर 4 क्वेश्चन नंबर 8 में बात हो चुकी है। लिंक विल बी गिवन इन आई बटन, यू कैन विजिट एंड वॉच।
Third is if the RBI decides to adopt an expansionist monetary policy, right? Which of the following it would it not do? मतलब अगर आरबीआई एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करता है तो जो निम्न 3 पॉइंट दिए गए हैं इनमें से कौन सी चीज़ वो नहीं करेगा? कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, cut the bank rate and repo rate. Select the correct answer using the code given below. 1 and 2 only, 2 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. In this case correct answer is B, यानी 2 only. यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो नोट करने का है ये है कि भाई कौन सी चीज़ ये नहीं करेगा. जल्दबाजी में अक्सर एग्जाम में प्रेशर में बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि भाई व्हाट इट वुड नॉट डू. तो सेकंड इज द थिंग इट वुड नॉट डू. फर्स्ट एसएलआर को कट करेगा जिससे एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी. अगर आपको ये कंसेप्ट पता है कि एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये है कि भाई आरबीआई इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, देन वो एसएलआर को कट कर देगा. वो एमएसएफ फैसिलिटी जो है एमएसएफ रेट है उसको कट कर देगा. देन बैंक रेट रेपो रेट को भी कट कर देगा. ये सब क्या हैं इनके बारे में देखते हैं. जो एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी है वो लेक्चर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 3 में ऑलरेडी हमने जब मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात किया था. मॉनेटरी पॉलिसी कितने टाइप की हैं, उसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करने के लिए, वो सभी हमने उसमें डिस्कस कर रखी. इससे ये भी एक आइडिया मिलता है. अगर आप अगेन पीवाईक्यू की इम्पोर्टेंस हाईलाइट हो रही है कि अगर आपने प्रीलिम्स 2015 में जो भी क्वेश्चंस थे उनको अच्छे से एनालिसिस किया है, डिटेल से पढ़ा है, तो आप ये प्रीलिम्स 2020 का जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से कर पाएंगे. देन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर में आरबीआई जो भी पॉलिसी या इंटरेस्ट रेट हैं उनको घटा देता है. कौन से पॉलिसी या इंटरेस्ट रेट? जैसे रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट, देन एसएलआर एट्सेट्रा. एसएलआर क्या है इसके बारे में भी ऑलरेडी लेक्चर 3 में बात हो चुकी है. एमएसएफ भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है लेक्चर 3 में. बेस रेट को भी एक्सप्लेन कर रखा है लेक्चर नंबर 5 में. देन यहाँ हम दो नई चीज़ें जो आई हैं उन पे बात करेंगे, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट. रेपो रेट क्या है? ये वो रेट है जिस पे कोई भी सेंट्रल बैंक फंड्स लैंड करता है इसको कमर्शियल बैंक्स को इस सिचुएशन में जब उनके पास फंड्स की शॉर्टेज हो जाए. यानी जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास अगर फंड की शॉर्टेज है तो वो सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई से कर्ज या फिर शॉर्ट टर्म जो फंड्स हैं वो ले लेते हैं. इट इज़ यूज्ड यानी जो रेपो रेट है उसका यूज़ किया जाता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए. इन्फ्लेशन इससे कैसे कंट्रोल होता है कि अगर आप रेपो रेट बढ़ा देंगे तो जो भी बैंक्स हैं वो उनके लिए उस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई से पैसा लेना मुश्किल हो जाएगा यानी कॉस्टली हो जाएगा. तो वो प्रेफर नहीं करेंगे आरबीआई से बोरो करना. इन दैट सिचुएशन क्या होगा कि भाई बैंकों के पास पैसा कम होगा. बैंकों के पास पैसा कम होगा तो वो जो भी पब्लिक उनसे पैसा लेने आएंगी वो उनको कम देंगी, कम दे पाएंगे, लोन वगैरह कम दे पाएंगे, उसकी अमाउंट डिक्रीज कर देंगे. देन इन दैट सिचुएशन जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में वो रिड्यूस हो जाएगी और उससे ओवरऑल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा. इट ऑल्सो प्रोवाइड इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंड्स अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. देन देयर इज रिवर्स रेपो रेट. रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या है? ये एक ऐसा इंटरेस्ट रेट है दैट सेंट्रल बैंक पेज टू द कमर्शियल बैंक्स और डिपॉजिटिंग देयर एक्सेस या सरप्लस फंड्स विद सेंट्रल बैंक. यानी जो भी बैंक्स हैं, एसबीआई है, पीएनबी है या पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, वो अगर अपने सरप्लस पैसा उनके पास जो भी है उसको आरबीआई के पास डिपॉजिट करते हैं तो आरबीआई उस पर एक इंटरेस्ट रेट उनको देता है दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट. इसका यूज भी मार्केट में कैश फ्लो को रेगुलेट करने के लिए किया जाता है. अगर आरबीआई ज़्यादा रिवर्स रेपो रेट देने लग जाएगा
तो बैंक्स को वहाँ पे डिपॉजिट करने में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, तो उनके पास ओवरऑल पैसा कम हो जाएगा, देन इट विल इम्पैक्ट द मनी सप्लाई इन द मार्केट. Next is with reference to the Indian economy after 1991 economic liberalization, consider the following statements. Number one, जो worker productivity है increased in urban areas while it decreased in rural areas. The percentage share of rural areas in the workforce steadily increased. Number three, in rural areas, the growth of non-farm economy increased. Then the growth rate of rural employment decreased. Which of the statements given above is or are correct? Correct answer is B. Yani only third and fourth statement are correct. First and second are incorrect. वन मोर थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो जब भी इस टाइप की टर्म्स यूज़ हो रखे हैं कि भाई स्टेडीली इंक्रीज्ड या स्टेडीली डिक्रीज्ड, यानी कोई चीज़ लगातार बढ़ी है या घटी है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसी स्टेटमेंट गलत होती हैं. अगर आप इसको गलत कर पाते हैं तो आप देखेंगे कि फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन तो ऑटोमेटिक गलत हो जाते हैं. देन यू हैव टू पिक बिटवीन बी एंड सी. बी एंड सी में आप देखेंगे कि नंबर 3 स्टेटमेंट दोनों में है, यानी 3 तो ठीक होगी ही होगी. यानी इन रूरल एरियाज नॉन फार्म इकोनॉमी बढ़ी है, राइट. क्योंकि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जब हुआ, जो भी रिफॉर्म्स हुए, उन्होंने एग्रीकल्चर के साथ साथ नॉन एग्रीकल्चर चीज़ों को भी प्रमोट किया. देन जो फोर्थ स्टेटमेंट है, द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट घटी, इसको भी आप एक कॉमन सेंस से यूज़ करके गैस कर सकते हैं कि जो भी लिबरलाइजेशन हुआ उससे अर्बनाइजेशन बढ़ा है, राइट. अर्बनाइजेशन बढ़ा है तो लोगों ने माइग्रेट किया है सिटीज़ की तरफ. तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन गैस दैट द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज्ड. A question on this has been already asked in prelims 2017. Lecture number 12, question number 3, we have discussed it in detail. नीति आयोग की भी एक रिपोर्ट है जिसमें ये मैंशनड है कि भाई जो वर्कर प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ी है दोनों जगह, अर्बन एरियाज में भी और रूरल एरियाज में भी. देन अर्बनाइजेशन बढ़ने की वजह से जो रूरल शेयर है वर्कफोर्स में वो घटा है. देन नॉन फार्म इकोनॉमी की ग्रोथ हुई है, और देर इज डिक्लाइन इन द ग्रोथ रेट ऑफ रूरल. नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स in terms of short-term credit delivery to the agriculture sector. District Central Cooperative Banks, that is DCCBs, deliver more credit in comparison to scheduled commercial banks and regional rural banks. One of the most important functions of DCCBs is to provide funds to the primary agricultural credit societies, yani PACs. Which of the statement given above is or are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. Correct answer is second. Yani only second statement is correct. First is incorrect. You can guess also, because in terms of short-term credit delivery to the agriculture sector, जो district central cooperative banks, would they deliver more credit in comparison to scheduled commercial banks? So this is not correct. It is incorrect क्योंकि ये कम डिलीवर करते हैं. शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ज़्यादा है उनकी प्रेजेंस, रीजनल रूरल बैंक्स की प्रेजेंस, उनका जो ओवरऑल मतलब फाइनेंशियल उनके फंड्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो वो ज़्यादा कर पाएंगे उस. डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स क्या हैं? ये रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो ऑपरेट करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. इनका मेन फंक्शन क्या है कि बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करना. किसको? मेनली जो ग्रामीण एरिया में एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको. एग्रीकल्चर सेक्टर में जो मेनली प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको बैंकिंग सर्विसेज, फंड्स, लोन वगैरह प्रोवाइड करना. इस बैंक का जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट किया जाता है
बाय द मेंबर्स एंड इलेक्टेड डायरेक्टर्स ऑफ कोऑपरेटिव बॉडीज़। कोऑपरेटिव बॉडीज़ मतलब यहाँ जैसे भाई मिल्क यूनियन है, रूरल कोऑपरेटिव्स हैं, अर्बन कोऑपरेटिव्स हैं, देन एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स हैं, उन सभी के मेंबर्स और इलेक्टेड डायरेक्टर्स इस बैंक का प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। देन इट कंडक्ट्स ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोऑपरेटिव सेक्टर के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं वो यही बैंक कंडक्ट करता है। इट ऑल्सो एक्ट्स एज बैंकर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसके जो मेन सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं वो हैं इसकी ओन कैपिटल और रिजर्व्स, देन जो पब्लिक ने डिपॉजिट किए हैं, और जो लोन इसने लिया है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। जो भी कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर है वो 3 लेवल का होता है किसी भी स्टेट के अंडर में। नंबर 1 जो सबसे हाईएस्ट लेवल है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्टेट लेवल पे काम करते हैं, उनके अंडर में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं। देन देर आर PACs, दैट इज़ प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, दे वर्क एट द विलेज लेवल। देन एक और टर्म जो क्वेश्चन में यूज हुई है दैट इज़ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। ये क्या होते हैं? ये सभी वे बैंक्स हैं जो सेकंड शेड्यूल में मैंशनड हैं। कहाँ, कौन से सेकंड शेड्यूल में? जो RBI एक्ट है 1934 का, उसके जो सेकंड शेड्यूल में बैंक्स मैंशनड हैं वो सभी बैंक्स शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कहलाते हैं। जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स हैं, पेमेंट्स बैंक्स। देन जो RRBs हैं यानी रीजनल रूरल बैंक्स हैं, उनके बारे में भी ऑलरेडी बात हो चुकी है लेक्चर नंबर 2 में। यू कैन विजिट द लिंक गिवन इन आई बटन एंड वॉच इट अगेन। क्वेश्चन नंबर 6 इज इन इंडिया अंडर साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल्स, राइट। इस बारे में बात हो रही है साइबर इंश्योरेंस के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स आर जनरली कवर्ड इन एडिशन टू पेमेंट फॉर द लॉस ऑफ फंड्स एंड अदर बेनिफिट्स? Number 1, the cost of restoration of the computer system in case of malware disrupting access to one's computer, यानी जो cost of restoration है वो cost of a new computer if some miscreant willfully damages it if proved so, cost of hiring a specialized consultant to minimize the loss in case of cyber extortion, then cost of defense in the court of law if any third party files a suit. Select the correct answer using the code given below. 1, 2 and 4 only, 1, 3 and 4 only, 2 and 3 only, 1, 2, 3 and 4. Correct answer in this case is B. Yani first statement is correct, third is correct and fourth is correct. साइबर इंश्योरेंस के बारे में रिस्टोरेशन की कॉस्ट इंक्लूड है, जो भी स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट है अगर कि कोई एक्सटोर्शन मांग रहा है आपके कंप्यूटर को कंट्रोल करके, अगर आपको मतलब कोर्ट में कोई केस हो गया उसके लिए डिफेंस की ज़रूरत है, बट जो कॉस्ट है नए कंप्यूटर की अगर कोई मिसक्रिएंट उसको विलीफुली डैमेज कर देता है दैट इज़ नॉट कवर्ड इन द साइबर इंश्योरेंस। साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी इंडिया के केस में P. उमेश कमेटी ने रेकमेंड की थी, जो कि IRDAI ने सेटअप की थी, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ये किस चीज़ से रिलेटेड है? जो साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी है ये साइबर अटैक से रिलेटेड जो भी रिस्क्स हैं उनको कम करने के लिए या उनसे डील करने के लिए ये फ्रेम की गई थी। ये मोस्टली एक्सपेंसेस को इनकर करती है, यानी किस टाइप के खर्चे ये उठाती है कि भाई जो भी कंप्यूटर सिस्टम को रिस्टोर करने का खर्चा है, देन लीगल सर्विसेज अगर आपको प्रोवाइड करनी है कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए, और अगर आपको कोई भी स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट हायर करना है इन केस देयर इज ए मतलब कोई इंसिडेंट है जहाँ पे साइबर एक्सटोर्शन किया जा रहा है और वहाँ पे कम से कम लॉस हो, उस चीज़ को टैकल करने के लिए, उस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए देर इज़ ए नीड ऑफ साइबर कंसल्टेंट्स। उनकी जो हायरिंग फीस वगैरह है दैट विल ऑल्सो बी कवर्ड अंडर साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी। देन देर इज़ काउंसलिंग सेशंस विद साइकोलॉजिस्ट। अगर कोई ज़्यादा ऑनलाइन ट्रोलिंग हो गई किसी की या फिर साइबर हरासमेंट हो गया, इन दैट केस कुछ मेंटल स्ट्रेस की सिचुएशन कई लोगों में देखी जाती है, उस चीज़ को टैकल करने के लिए साइकोलॉजिस्ट के साथ जो भी काउंसलिंग सेशंस हैं
उनकी कॉस्ट भी साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करती है। बट इट डज नॉट कवर द कॉस्ट ऑफ ए न्यू कंप्यूटर, अगर वो डैमेज कर दिया जाता है विलफुली किसी मिसक्रिएंट के द्वारा। देन देयर इज इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो किस चीज़ को बोलेंगे। नंबर 1, फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फॉर ऑल क्रॉप्स, कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, social capital development, free electricity supply to farmers, waiver of agricultural loans by the banking system, then setting up of cold storage facilities by the government. Select the correct answer using the code given below. 1, 2 and 5 only, 1, 3, 4 and 5 only, 2, 3 and 6 only, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. In this case, correct answer is C. Yani second, third and sixth statement. Second, third and sixth statement are correct, rest are incorrect. पब्लिक इन्वेस्टमेंट या फिर इसको पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है एग्रीकल्चर में, उसकी कैटेगरी में आएंगे कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, सोशल कैपिटल की डेवलपमेंट और कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज सेटअप करना रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। दैन जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी है, लोन्स की माफ़ी है, एमएसपी है, ये सब सब्सिडीज़ वगैरह की कैटेगरी में आते हैं जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट का पार्ट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट किस चीज़ को बोलते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट सरकार करती है किसी चीज़ में, अगर एग्रीकल्चर के केस में कर रही है तो उसको पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर बोला जाएगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग में कर रही है तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग बोला जाएगा। एग्रीकल्चर में किस चीज़ में सरकार इन्वेस्टमेंट करती है, जो भी उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्विसेज हैं, उनको बनाने के लिए या फिर एग्जिस्टिंग है उनको इम्प्रूव करने के लिए। इसमें जैसे कंप्यूटराइजेशन है, देन सोशल कैपिटल की डेवलपमेंट है। सोशल कैपिटल से मतलब ये है कि भाई जो भी फार्मर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है दैट इज़ कॉल्ड सोशल कैपिटल, अलग अलग यूनियंस हैं। दैन जो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी है, सप्लाई चेन है इंफ्रास्ट्रक्चर की, एग्रीकल्चर की, उनसे रिलेटेड जो भी ढांचा है उसको बनाने के लिए या एग्जिस्टिंग है उसको रेनोवेट करने के लिए अलग अलग फैसिलिटी हैं, जैसे इरिगेशन की है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। देन जो भी सब्सिडीज़ हैं या इंसेंटिव्स हैं वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट के अंडर में काउंट नहीं हैं, जैसे एमएसपी है, लोन वेवर है, फिर फ्री इलेक्ट्रिक। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ ए firm in India? It helps in understanding the present risk of a firm that a bank is going to give loan to. It helps in evaluating the emerging risk of a firm that a bank is going to give loan to. Number 3, the higher a borrowing firm's level of interest coverage ratio, the worse is its ability to service its debt. Select the correct answer using the code given below. 1 and 2 only, 2 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. In this case, correct answer is A. Yani only first and second statement are correct, third is incorrect। थर्ड का बिल्कुल अपोजिट है, अगर ये लोअर होगा इन दैट केस ये सिचुएशन बनती है, हायर के केस में सिचुएशन। देन एक सिंपल वे में आपको ये फॉर्मूला अगर पता है कि भाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, देन आप उन तीनों स्टेटमेंट को समझ सकते हैं, उनको करेक्ट मार्क कर सकते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है, ये एक फाइनेंशियल पैरामीटर है इस चीज़ के लिए यूज़ होता है, जो भी कोई फिर्म है या कंपनी है उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, उसमें एबिलिटी कितनी है, जो भी उसने कर्ज लिया है उस पे जो इंटरेस्ट पे करने की, यानी कोई भी फिर्म ने इंटरेस्ट कर्ज अगर ले रखा है तो क्या वो उस पे जो भी इंटरेस्ट होगा उसको पे कर पाएगी अच्छे से या नहीं। देन
इसको कैलकुलेट करते हैं, जो भी उसकी टोटल इनकम है या अर्निंग है किसी भी कंपनी की, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, मतलब टैक्सेस और इंटरेस्ट कट करने से पहले जो टोटल अर्निंग है, इनको हटाने से पहले, डिवाइडेड बाय द टोटल इंटरेस्ट, उस फिल्म को कितने इंटरेस्ट पे करने हैं, कितना उसने लोन दे रखा है, दैट इज़ हाउ यू कैलकुलेट इट। देन इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड, या फिर जो भी बैंक है वो उसको मदद करता है ये समझने में कि ये कंपनी जो भी प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में जो भी रिस्क क्रिएट होंगे, लोन इसने जो ले रखा है या जो लोन ये लेने जा रही है, उस पे जो इंटरेस्ट रेट होगा उसको ये पे कर पाएगी या नहीं। इट रिफ्लेक्ट्स दी, अगर ये ज़्यादा होता है, अगर ये ICR इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज़्यादा होगा, तो मतलब क्या है कि उसकी अर्निंग ज़्यादा है, अर्निंग ज़्यादा है तो फिर वो इंटरेस्ट पे कर पाएगी, वो उस चीज़ को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स और पॉलिसीज वर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया इन द रिसेंट पास्ट। जो भी राइस का प्राइस है इंडिया में, कौन कौन से फैक्टर्स या पॉलिसीज उसको अफेक्ट करते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट्स ट्रेडिंग, गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग, कंज्यूमर सब्सिडीज। Select the correct answer using the code given below. 1, 2 and 4 only, 1, 3 and 4 only, 2 and 3 only, 1, 2, 3 and 4. करेक्ट आंसर इन दिस केस इज बी, यानी जो भी प्राइस है राइस का, चावल का जो दाम है, उनको ये सभी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। राइस के बारे में ऑलरेडी राइस एक्सपोर्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स 2019 में, उसके बारे में लेक्चर 16 में बात हो चुकी है। यहाँ सिर्फ बात करते हैं कि राइस के जो प्राइस को इन्फ्लुएंस कौन कौन सी चीज़ें करती हैं। MSP करता है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती है कुछ क्रॉप्स के लिए, जिस पे वो किसानों से जो भी क्रॉप है वो खरीदती है। दैट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द प्राइसेस। जो गवर्नमेंट ट्रेडिंग है, गवर्नमेंट ट्रेडिंग से मतलब क्या है कि जो सरकार किसी फसल की खरीद करती है, उसकी सेल करती है, जैसे FCI करता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज़ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो उसको गवर्नमेंट ट्रेडिंग कहते हैं। वो किस लेवल पे कर रही है, किन प्राइसेस पे कर रही है, कितनी अमाउंट में कर रही है, ज़्यादा खरीद कर रही है या कम कर रही है, ये सब चीज़ें किसी भी फसल के, जैसे राइस की बात हो रही है तो राइस के दामों को प्रभावित करेंगे। देन देर इज़ गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग। स्टॉक पाइलिंग का मतलब है जमा करना, किसी चीज़ को स्टोर करना। सरकार अलग अलग क्रॉप्स को, खासकर खाने वाली क्रॉप्स को, जैसे चावल है, गेहूँ है, उनको स्टोर करती है ताकि इमरजेंसी की सिचुएशन में लोगों को वो फसल या वो चीज़ें प्रोवाइड की जा सके, या फिर फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। अगर वो ज़्यादा स्टोरेज होगा तो ऑटोमेटिक है उस चीज़ की मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगी, मार्केट में सप्लाई कम होगी तो उसके प्राइसेस बढ़ेंगे। सेम रिवर्स सिचुएशन में होता है, अगर वो कम स्टॉक होगा तो ज़्यादा सप्लाई होगी, ज़्यादा सप्लाई होगी तो प्राइसेस घट जाएंगे। ये चीज़ भी गवर्नमेंट कितना स्टोर करती है वो चीज़ इन्फ्लुएंस करेंगी प्राइसेस को। देन कंज्यूमर सब्सिडीज, जैसे भाई गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड प्राइसेस पे PDS के थ्रू, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू गरीबों को अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करती है फसल खाने से रिलेटेड, वो भी इन्फ्लुएंस करता है मार्केट प्राइसेस को। फाइनली, अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, short term credit support is given to farmers for which of the following purposes? Number 1, working capital for maintenance of farm assets. Number 2, purchase of combined harvesters, tractors and mini trucks. Number 3, consumption requirement of farm households. Number 4, post harvest expenses. Number 5, construction of family house and setting up of village cold storage facility. Select the correct answer using the code given below. 1, 2 and 5, 1, 3 and 4, 2, 3, 4 and 5, 1, 2, 3, 4, 5, यानी all of the above. Correct answer in this case is B, यानी जो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट है, ओनली दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, रेस्ट टू आर इनकरेक्ट। जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है। कब लिया गया? 1998 में शुरुआत की गई थी। क्यों? ताकि किसानों को फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी आर्थिक मदद प्रोवाइड की जा सके
जिससे वो अपने खेती से रिलेटेड जो भी छोटे मोटे खर्चे हैं उनको पूरे कर सकें। क्या खासियत है इस स्कीम की? इस स्कीम के अंडर में जो भी एग्रीकल्चरल इनपुट है, यानी फसल बुआई से पहले जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे बीज है, फर्टिलाइज़र वगैरह है, पेस्टिसाइड वगैरह है, किसान उनको खरीद पाएँ। क्योंकि फसल अगर किसान बोता है तो वो जब बड़ी होगी, कटेगी, बिकेगी, तब उसके पास पैसा आएगा। उस दौरान जो खर्चा होना है वो सरकार एक काइंड ऑफ सपोर्ट स्कीम है, किसान क्रेडिट कार्ड, ताकि वो उस दौर में जो खर्चा है, उस टाइम पीरियड में जो खर्चा है उसको आसानी से पूरा कर पाए और अच्छे से खेती कर पाए। देन इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं वो हैं टू मीट द शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट और कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। उनमें से कुछ रिक्वायरमेंट ये हैं। देन पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो पूरे कर पाएँ। देन प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन, कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर हाउस होल्ड, then working capital for maintenance of farm assets and activities allied to agriculture। राइट, एग्रीकल्चर से अलाइड एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? जैसे फिशरी है, डेयरी है, हॉर्टिकल्चर वगैरह हैं। इन सभी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड भी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो पाए। देन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? दिस स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। एलिजिबिलिटी क्या है? कौन कौन से फार्मर्स इसमें इंक्लूडेड हैं? जो भी फार्मर्स मतलब जिनके पास खुद की ज़मीन है या फिर जो दूसरे की ज़मीन पे काम कर रहे हैं, शेयर क्रॉपर्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वो सभी इंक्लूडेड है। Scheme was extended to allied and non-farm activities in 2004। दैन एक और नई अपडेट इसमें जो है कि किसान ऋण पोर्टल की शुरुआत की गई है 2023 में। क्यों? जिससे जो फार्मर्स हैं वो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंडर में सब्सिडाइज्ड लोन अच्छे से अवेल कर सकें, प्राप्त कर सकें। दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगा, वीडियो यूज़फुल लगी, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।